वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो हम लेक्चर देख रहे थे, जिसमें 4 हम लोग पार्ट को कर चुके थे और आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्लास 5 है एमसीक्यू के जरिए, जिसमें हम लोग राजकोषीय व्यवस्था तथा कर संरचना आदि के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पहला प्रश्न आएगा अभी कर संरचना से, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाली मात्रा का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो 14वां वित्त आयोग तो वर्तमान में है नहीं, तो अभी इसका स्थान 15वें वित्त आयोग ने ले लिया है। तो हम लोग जो प्रश्न करेंगे अब 15वें वित्त आयोग के अनुसार करेंगे। ठीक है, तो 15वां वित्त आयोग जो गठित हुआ है, 15वें वित्त आयोग ने 2021 में अपनी रिपोर्ट दी थी। 2021 से ठीक है 26 तक के लिए ये रिपोर्ट दी गई है। ठीक है, तो ये जो आपका है, आपका जो हो जाएगा एन के सिंह इसके अध्यक्ष हो जाएंगे 15वें वित्त आयोग के लिए। ठीक है, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बना के चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 15वां वित्त आयोग मान लेते हैं। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर में आय में राज्यों को आवंटित होने वाले मात्रा का प्रतिशत, मतलब ऐसा क्या होता है कि जैसे जो जितना भी राज्य अपना कलेक्शन करते हैं, ठीक है, जितना भी टैक्स का कलेक्शन, उनकी जो भी उनका प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट सारा वो केंद्र सरकार के पास चला जाता है। जब केंद्र प्रकाश के चला जाता है तो केंद्र सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार या जैसे संरचना के अनुसार, वो या तो कोई आप देख लिए, मान के चलिए कोई विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं है, उनको छोड़कर बाकी सभी राज्यों में जो एक बराबर रूप से बांटते हैं, वो बांटते हैं। पहले था 42%, अभी वर्तमान में इसको कर दिया गया है 41%। ठीक है, जैसे राज्य ने मान लो 100 रुपये आपने केंद्र सरकार को दिए, उसमें से 41 रुपये मिल जाएंगे राज्य सरकार को वापस अपने कार्य करने के लिए। ठीक है, बाकी जो केंद्र सरकार है उनका अपने कार्यों में लगाती है। ठीक है, हाँ, अगर कोई विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है तो वो मामला अलग हो जाता है। जैसे उत्तराखंड का जो है, उत्तराखंड को जो सर्वाधिक जो आप कह सकते हो राजस्व की प्राप्ति होती है, वो केंद्र सरकार से, ठीक है, वित्तीय अनुदान के जरिए ही प्राप्त होती है। ठीक है, ये डीप चैप्टर है, इसको मैं जब भी हमारा आपका ये 12 फरवरी वाला एग्जाम खत्म हो जाएगा पटवारी का, लेखपाल का, उसके बाद हम डीपली स्टार्ट, उम्मीद है कि मैं इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट करूंगा। बाकी आपका एक बार व्यूज़ जान लेंगे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद हम प्रारंभ कर देंगे चैप्टर वाइज क्लासेस। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति का उपाय का उपयोग किया था। तो जो आपके प्रोफेसर कीन्स थे ना, इन्होंने इसको इस नीति का उपाय किया था, राजकोषीय नीति। ठीक है, रखकर 2 नीतियां होती हैं, एक होती है राजस्व नीति, एक होती है राजकोषीय नीति। ठीक है, जो राजस्व नीति होती है उसका जो क्रियान्वयन किया जाता है वो किया जाता है आपका आरबीआई के द्वारा। ठीक है, उसका क्रियान्वयन आरबीआई के द्वारा किया जाता है, और जो आपका राजकोषीय नीति होती है वो बनाई जाती है सरकार के द्वारा। ठीक है, ये सरकार होता है। ठीक है, दोनों का आपसी समन्वय होता है। ठीक है, राजस्व नीति में आरबीआई क्या करता है, जैसे आपका आपने बैंक दर का नाम सुना होगा, रेपो रेट का नाम सुना होगा, रिवर्स रेपो रेट का नाम सुना होगा, ये सब चीज़ें जो होती हैं मार्केट में जो महंगाई है, मांग और आपूर्ति के स्तर को बना के रखने के लिए करता है। उसी प्रकार सरकार राजकोषीय नीति बनाती है ताकि जो आरबीआई की जो पॉलिसी है बना रखी है उसने मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए, उस पर प्रभाव ना पड़े। जैसे मान के चलो राजकोषीय नीति में क्या आएगा, सरकार जैसे बजट बनाती है, ठीक है, कर का निर्धारण करती है कि आपको इनकम टैक्स कितना देना है या आपको सेल टैक्स कितना देना है, ये सब चीज़ों को कर का निर्धारण करती है कि जनता पे बहुत ज़्यादा पैसा आए भी ना, और एक सीमित मात्रा में मार्केट में पैसा बना रहे, तरलता बनी रहे, जिससे मांग आपूर्ति बनी रहे, और आरबीआई ने जो पॉलिसी बनाई उस पर प्रभाव ना पड़े। तो ये आपस में समन्वय की नीतियाँ होती हैं। ठीक है, तो राजकोषीय नीति ये होती है। तो जो प्रोफेसर कीन्स थे 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति का उपाय किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जैसे कर नीति, जो सरकार कर टैक्स वाले सिस्टम बनाती है। ठीक है, अच्छा, इसी की नीति एक और नीति होती है, जैसे मान के चलो जो आपको आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, जैसे आपका मान के चलिए जैसे सब्सिडी हो गया, सब्सिडी इन द सेंस आपको जो एमएसपी दिया जाता है वो भी राजकोषीय नीति का एक भाग होता है। इसी प्रकार जो आपको राशन आवंटित किया जाता है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी के नाम पर, वो भी एक राजकोषीय नीति का भाग होता है। जो किसानों को 2000 वित्तीय किसान सम्मान निधि दी जाती है वो भी राजकोषीय नीति का भाग है।
कहीं मतलब दोनों का आपस में समन्वय, मतलब आरबीआई की नीति को ये 2,000 रुपये कहीं ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, ये दोनों का आपस में समन्वय होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट 2016-17 में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित था? ठीक है, तो देखिए ये और ये क्वेश्चन सेम हो जाते हैं, मैं आप दोनों को लेके चल रहा हूँ। अब हम ना तो 2016-17 की बात करेंगे, ना ही हम बात करेंगे 21-22 की, हम बात करेंगे जो बजट 2022 और 23 की बात करेंगे। ठीक है, तो 2000 बजट 22 अभी 23 है, इसमें दोनों में जो प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा, दोनों प्रश्नों का, दोनों प्रश्न आप पढ़ लीजिए। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा कितना लक्षित है, वित्तीय घाटा कितना लक्षित है, इसी को, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। तो इन दोनों का मैं लेके चल रहा हूँ आंसर, आप नोट कर सकते हैं। 2022-23 के लिए जो लक्ष्य निर्धारण किया गया है वित्तीय घाटा का, वह है 6.4% ऑफ जीडीपी। ठीक है, ये वित्तीय घाटा का लक्ष्य या राजकोषीय घाटा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहाँ तक आप समझ गए, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके इसी से बन जाते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन जो पुराने लिए हैं, इसका मतलब ये कहीं नहीं की है कि वो आज के समय से रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, हमें आज अर्थशास्त्र में यही होता है कि अब नए नए अपडेट आते रहते हैं, नए नए आंकड़े आते हैं, उन्हीं आंकड़ों को हमें पुराने आंकड़ों के साथ कंपेयर करके ही क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दिया कि इसका 2022-23 में जो लक्ष्य रखा गया है वो 6.4% का लक्ष्य रखा गया है। ओके, चलिए, वैट लगता है नहीं, वैट लगता था। ठीक है, चलिए, किस पे लगता है? सीधे उपभोक्ता पे लगता है, उत्पादन के प्रथम चरण पे लगता है, उत्पादन विक्रय के मध्य सभी चरणों पे लगता है, उत्पादन के अंतिम चरण पे लगता है। ठीक है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स या मूल्य संवर्धित कर, इसको 2017 के बाद 1 जुलाई के बाद समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह हम क्या लेके आए? जीएसटी लेके आ गए। ठीक है, तो ये किस पे लगता था? सीधे उपभोक्ता पर लगता था। ठीक हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन। बजट का मुख्य उद्देश्य होता है, बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बजट का देखिए, जवाबदेही सुनिश्चित करना। ठीक है, सरकार बजट लाती है, उस बजट में अपने वित्तीय प्रावधान रखती है कि हमें इस मद पे ये खर्च करना है। ठीक है, प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए साधन के रूप में कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना, ये सारे ही कार्य बजट का उद्देश्य में आपका इंक्लूड किए जाते हैं। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया, 14वें वित्त आयोग 2015-20। अब हम बात करेंगे फिर से 15वें वित्त आयोग। ठीक है, 15वें वित्त आयोग ने भारत के राष्ट्रपति के सामने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? तो आपको मैंने बताया 2021 और 2026 तक के लिए 5 साल के लिए ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करी थी, ये प्रस्तुत करी थी आपका नवंबर महीने में, नवंबर 2020 में इसका पूरा डेटा बना लिया गया था 15वें वित्त आयोग द्वारा। ठीक है, तो ये होगा आपका इस इनसे ऑप्शन से मतलब नहीं, सीधा आप मान कीजिए नवंबर 2020। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कर भारत के केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? ठीक है, तो देखिए अब सेवा कर भी लगाया जाता है, निगम कर भी लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, लेकिन मनोरंजन कर होता है वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर आधार में जो कर का जो स्लैब है उसकी वृद्धि की साथ जब कर की दर घटती है तब ये कर क्या कहलाता है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा इन द सेंस, अभी रिसेंटली ऐसा ही क्वेश्चन आया था 2022 यूके पीएससी अपर पीसीएस में। ठीक है, अपर पीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है। तो हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे उसमें मैंने डिस्क्राइब किया था, मैं आज से फिर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देखिए भारत में क्या होता है ना, प्रगतिशील, ठीक है, प्रकार की ये आपका कर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रगतिशील कर क्या होता है कि अगर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है, वो करों की दर बढ़ती जाती है। जैसे अभी आपको पता लगा है पिछले जो फाइनेंशियल ईयर तक क्या था कि 5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना था। ठीक है, 5 लाख से ऊपर 10%, फिर उसके ऊपर 20%, मतलब जितनी ज़्यादा इनकम होगी टैक्स का दर भी बढ़ती जाएगी। तो ये से कहते हैं प्रगतिशील कर। अभी वर्तमान में क्या गवर्नमेंट ने कर दिया, 7 लाख तक कोई आपको टैक्स नहीं देना, लेकिन उसके बाद आपका टैक्स के स्लैब 5%, 10%, इस प्रकार कर दिया। कहने का मतलब ये है, हम सिर्फ क्वेश्चन में फोकस रखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि प्रगतिशील कर क्या होता है, तो जैसे जैसे कर की आपकी इनकम बढ़ती है कर की दर भी साथ में बढ़ती जाती है, टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, उसी का ही अपोजिट होता है प्रतिगामी कर। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कर की दर है वो कम होती जाएगी। ठीक है, कर की दर कम हो जाती है, मतलब ज़्यादा कमाने वाला कम टैक्स देगा, ज़्यादा कमाने वाला कम टैक्स देगा। ठीक है, तो ये तो प्रतिगामी हो गया। ठीक है, जैसे अंबानी टैक्स बहुत कम देगा, हम ज़्यादा देंगे, हम कम कमाते हैं। ठीक है,
तो इसी प्रकार का इसे बोलते हैं। अनुपातिक में क्या होता है, कर की दर फिक्स होती है, भाई ज़्यादा कमाए अंबानी का है चाहे आम नागरिक कमाए, वो दोनों एक ही, 10% सभी जितना भी कमाओ 1% एक प्रकार का ही देंगे, ठीक है। अच्छा, अधोगामी क्या क्या होता है, एक निश्चित स्लैब तक क्या होता है, कर की दर बढ़ती है, ठीक है। कर की दर बढ़ती है मतलब मान के चलो 5 लाख कमाने वाला है, 10 लाख कमाने वाला है, 15 लाख कमाने वाला है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं। तो इनकी दर इसके हिसाब से बढ़ती जाएगी, कर की दर, ठीक है। इसको देना पड़ेगा, मान के चलिए इसको इसने दिया 5%, इसने दिया 10%, इसने दिया 15%। फिर आ गया 20 लाख वाला स्लैब, ठीक है। जैसे ही 20 लाख वाला स्लैब आएगा तो ये जो कर की दर है ना, इस एक साथ मतलब ये आपकी स्टडी हो जाएगी। फिर मान के चलो 20% है, इसके ऊपर 20 लाख से कितना भी ऊपर बंदा कमाए तो उसे 20% ही देना पड़ेगा, चाहे अरबों में गया तब भी 20% ही देना पड़ेगा। मतलब एक निश्चित अनुपात में जाकर वृद्धि तो होती है पर वह आगे जाकर रुक जाती है, एक सीमा पर जाकर, आप जैसे फिजिक्स की भाषा में क्रांतिक कोण कहते हैं, तो वहाँ पर जाकर रुक जाती है, वहाँ के बाद वो स्टडी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इसी को आप कहा जाता है अधोगामी कर। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं चारों प्रकार की आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं। कर के आधार में वृद्धि के साथ जब कर की दर घटती है तो ये किस प्रकार के कर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रतिगामी कर, मतलब आपका इनकम के बाद इनकम ज़्यादा होने पर आपको टैक्स कम देना पड़ता है, तो वो प्रतिगामी कर कहता है। लेकिन भारत में जो व्यवस्था पाई जाती है वो प्रगतिशील भी पाई जाती है और आपका अधोगामी भी पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। राजकोषीय नीति का स्वर्णिम नियम है कि सरकारें ऊपरी चक्री उधार प्रत्याशा करें वित्तीय, तो मतलब ये बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज का इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि राजकोषीय नीति को बनाते समय तो सरकार जब उधार की राशि लेती है तो वो किस प्रकार के उधार की राशि लेनी चाहती है, किस काम के लिए उधार लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जैसे मार्केट में आप अपने ऊपर लेके चलिए, अपनी कोई नीति बना रहे हैं, आपने सोचा है कि यार मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो मैं इस काम के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा ताकि मेरे को प्रॉफिट मिले। लेकिन आप कई लोग होते हैं उधार किस लेते हैं, शराब पीने के लेते हैं, ठीक है। तो वो शराब पी लेके उधार नहीं लेना है, आपको लेना है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो वो क्या है, सरकार का जो राजकोषीय नीति की उधार है वो किस प्रकार की उधार लेने की व्यवस्था करे, उस प्रत्याशा करे, तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा चालू व्यय, ठीक है। जो आपका करंट अकाउंट है ना, करंट अकाउंट जो वर्तमान में चल रहा है उसमें अगर आपको कहीं से भी कमी लग रही है तो उसमें आप उधार ले सकते हैं। ये सबसे बढ़िया आपका स्वर्णिम नियम से कहा जाता है, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये यूके SSC फॉरेस्ट रेंजर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन की देखिए, लैंग्वेज देखिए क्या बना रखी है, ठीक है। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन है, कई राज्यों द्वारा अपनाए गए मूल्य संवर्धित कर ने प्रतिस्थापित किया है, ठीक है। मूल्य संवर्धित कर वैट इस वैट की बात कर रहा है। मूल्य संवर्धित कर ने किसको प्रतिस्थापित कर दिया है, तो बिक्री सेल टैक्स की बात कर रहा है। ये पुराना क्वेश्चन है, वर्तमान में इसका रिलेवेंसी नहीं है, फिर भी मैं आपको इसका बता के चल रहा हूँ क्योंकि वैट समाप्त हो गया तो क्वेश्चन भी समाप्ति हो जाना चाहिए फिलहाल। तो निम्न में से एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। आप कई बार समझते होंगे अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, कई बार आप सुनते होंगे, ठीक है। देखिए सिंपल और बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में अगर बता दूं तो प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट किसी व्यक्ति पर लगता है। आप आयकर देते हो, ये प्रत्यक्ष कर है। जो व्यक्ति पर लगकर किसी वस्तु या सेवा पे लगता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। आप मेरी बात समझ गए। अब आपसे मैं एग्जांपल पूछता हूँ। एक कंपनी पे लगने वाला टैक्स है, कंपनी, ठीक है। या आप लेके आए एक 10 kg का आटे का पैकेट लेके आए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर टैक्स तो नहीं लग रहा ना, आपके ऊपर टैक्स तो नहीं लग रहा, तो ये क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। जैसे जीएसटी है, जो जीएसटी लेता है गवर्नमेंट आपसे, सामान वस्तु सेवा कर है, वो कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। आयकर क्या है, आयकर आप व्यक्ति पर लगता है, किसी वस्तु पर नहीं लगता ना, आयकर आप पे लगता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर। इन दोनों में आप समझ गए, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, निम्न में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो जो वैट है ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है, निगम कर आप जिसे बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्रीय सरकार कंपनियों से कलेक्शन करती है, ठीक है। ये आय का बहुत बड़ा स्रोत होता है ये। अगला क्वेश्चन, सरकारी बजट की अवधि सामान्यता होती है, तो आपको पता ही 1 वर्ष के लिए गवर्नमेंट का बजट डिसाइड किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का प्रमुख अंग है। तो राजकोषीय नीति का हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो टैक्स सिस्टम होता है वो राजकोषीय नीति का प्रमुख अंग होता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में सेवा कर सर्वप्रथम कब लगाया गया था, ठीक है। तो ये जो आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें सेवा कर जो आपका सर्विस टैक्स होता है,
सर्विस टैक्स ये पहली बार जो लगाया गया था, ये लगाया गया था वर्ष 1994-95 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो आपका जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष थे, उस कौन सा आयोग था? तो उस समय आपका वित्त आयोग था, आई थिंक 12वां नहीं, हाँ उस समय आपका 14 वित्त आयोग था, विजय केलकर जी उसके अध्यक्ष थे। तब इसका वस्तु टास्क फोर्स का गठित किया गया, वस्तु एवं जीएसटी के जो टास्क फोर्स गठित किया गया था, इनकी अध्यक्षता में किया गया था, विजय केलकर जी की, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत सरकार के बजट के घाटे में, कुल घाटे में सबसे अधिक किस घाटे का योगदान है? तो राजकोषीय जो घाटा होता है उसमें सर्वाधिक योगदान राजकोषीय घाटे का होता है, ठीक है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, देखिए आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा सार्वजनिक घाटा, ठीक है। सार्वजनिक घाटा, ठीक है। सार्वजनिक घाटा क्या होता है, सरकार का जो पूरा जो राजस्व है, ठीक है, राजस्व, ठीक है, और राजस्व घाटा, ठीक है, प्लस पूंजीगत घाटा, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका सार्वजनिक घाटा आ जाएगा। और इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो हम राजकोषीय घाटा क्या होता है, जो सार्वजनिक घाटा होता है, सार्वजनिक घाटा होता है उसमें अगर विदेशियों से लिया गया ऋण ये जोड़ देंगे तो आपका राजकोषीय घाटा निकल आता है। मेरी बात समझ गए। और एक आता है आपका प्राथमिक घाटा। आप देखिए बहुत डीपली स्टडी वाले पॉइंट है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता के निकल रहा हूँ। प्राथमिक घाटा क्या होता है, जो सार्वजनिक घाटा जो अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, सार्वजनिक घाटा में अगर जो लोन की ब्याज दर जोड़ देंगे, ठीक है, हम लोन तो ले लिए लेकिन लोन का ब्याज दर भी तो चुकता कर रहे हैं, तो वो जो जोड़ देंगे तो उससे बोला जाता है प्राथमिक घाटा, ठीक है। चलिए, तो अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा था कि भारत सरकार के बजट घाटे में कुल सबसे अधिक योगदान किसका है, तो राजकोषीय घाटा का योगदान है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, संपदा टैक्स मतलब प्रॉपर्टी पर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स कब लागू किया गया था, ठीक है। तो ये जो लागू किया गया था, ये लागू किया गया था वर्ष 1957 में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, किस राज्य अपने केंद्र शासित क्षेत्र में बिक्री कर लागू नहीं है, सेल टैक्स लागू नहीं है? तो ये अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में लागू नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोष नीति का निर्धारण करता है? मैंने आपको बताया सरकार निर्धारण करती है, सरकार के बिहाफ पे वित्त जो मंत्रालय होता है वो करता है, ठीक है। और जो वित्त आयोग होता है ये करों का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जो आपका कलेक्शन हुआ उसका 41% राज्य को वापस कर देता है। मैं विशेष राज्य की बात नहीं कर रहा, एक कॉमन बात कर रहा हूँ, ठीक है। विशेष राज्य विशेष प्रावधान आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, ठीक है। तो ये जो कौन हो जाता है, ये वित्त मंत्रालय ही सरकारी व्यय को नियंत्रित करता है, ठीक है। ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है मैं उसको थोड़ा आपको ब्रीफ करके चल रहा हूँ, जो नॉर्मल है आपको बता के धीरे धीरे आगे निकलते हैं, ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक आप प्रश्न सॉल्व कर सकें। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे कम योगदान है? सबसे कम पूछा है, बट ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो प्राथमिक घाटा होता है, ठीक है, मैंने आपको सार्वजनिक घाटा बता दिया, ठीक है, प्राथमिक घाटा बता दिया। तो प्राथमिक घाटा मैंने आपको बताया, जो सार्वजनिक घाटा है, सार्वजनिक घाटे में अगर हम जो ऋण की ब्याज दर, ऋण ब्याज ब्याज, ठीक है, ऋण का जो ब्याज है उसको घटा देंगे, जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा प्राथमिक घाटा। तो ये सबसे कम है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, बजट एक लेख पत्र है, किस चीज़ का लेख पत्र है? तो सरकार की जो आपकी राजकोषीय नीति होती है उसी का ही लेख पत्र है, ठीक है। सारा काम राजकोषीय नीति का ही है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में केंद्र सरकार की कर आय में मुख्यतः दो सबसे बड़े स्रोत हैं, ठीक है। तो जो सबसे बड़े स्रोत हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे निगम कर व आयकर, निगम कर और इनकम टैक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए, अभी मैंने आपको बोला ना प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? तो आपका राजकोषीय घाटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक ऋण का घटक है? आंतरिक ऋण मतलब जैसे ये भारतवर्ष है, इसमें सरकार को अगर पैसे की आवश्यकता चाहिए तो वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर बाजार में ऋणदान, ट्रेजरी बिल जारी करती है, प्रतिभूतियां जारी करती है, ठीक है, रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत विशेष प्रतिभूति जारी करती है, ये सब सरकार के
कम समय की जो आपके पैसों की आवश्यकता है उसको पूरा करता है। तो ये आंतरिक ऋण है, ये विदेश से नहीं लिया गया है, ठीक है, विदेश अमेरिका से नहीं, ये आंतरिक ऋण लिया गया है, ठीक है, सरकार की अल्प समय की आवश्यकता को पूर्ण करता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है, ठीक है। जो आयकर है ये सार्वजनिक मतलब सरकार की आय का, ठीक है, सरकार की आय का स्रोत नहीं है। तो ये तो है, ठीक है। वैट भी है, मतलब अभी तो नहीं है, इसकी जगह जीएसटी आप कह सकते हैं। सार्वजनिक ऋण, अभी जो ऊपर में क्वेश्चन आया था ये वाला सार्वजनिक ऋण, ठीक है। अर्थ सहायक परिदान ये नहीं हो सकेगा, ठीक है, ठीक है, अर्थ सहायक परिदान को हम लोग नहीं काउंट करते हैं। जो अर्थ सहायक परिदान होता है ना, इसका मतलब जो सब्सिडी होता है ना, सब्सिडी आदि जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ना, वो उसको काउंट किया जाता है। तो ये सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थ सहायक परिदान या सब्सिडी। लास्ट क्वेश्चन है, एडहॉक ट्रेजरी बिल का स्थान निम्नलिखित में किसने ले लिया था, ठीक है। तो जो पहले एडहॉक ट्रेजरी बिल था कि सरकार, जैसे आपका क्या होता था कि जैसे आपका घाटा हुआ सरकार को, तो जब सरकार को घाटा होता था, चाहे वो पूंजीगत घाटा हो या राजकोषीय घाटा हो, राजकोषीय घाटा मान के चलते हैं, तो जितने का घाटा होता है उतने की मुद्रा छाप दिया करती थी, ठीक है, उतने की मुद्रा छाप दिया करती थी और उस घाटे की पूर्ति करती थी। अब ये मुद्रा छापने से क्या होता था कि मुद्रा जब छप जाती थी तो मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता था, तो मार्केट तरलता बढ़ जाती थी। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो तरलता बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा, मार्केट की महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। आप एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ले जाते हैं, आपके जेब में क्या है, तरलता मतलब कैश पैसा, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल लेके चलिए कि आपके जेब में एक तो 1 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, और 1 लाख रुपए की एफडी आपके अकाउंट में है, ठीक है, पैसा दोनों है, एक एफडी के रूप में है, एक 1 लाख रुपए कैश के रूप में है। अब आप मार्केट में गए, ठीक है, अब आप मार्केट में गए, आपको कौन ज़्यादा तंग करेगा, आपके जो 1 लाख रुपए जो आपके जेब में है ना, वो आपको जीने नहीं देगा। आप 1 लाख रुपए अगर जेब में आपका है ना, आप आदमी को आदमी नहीं समझोगे। मार्केट की, आप मिठाई की दुकान में जाओगे ना, आप मिठाई का रेट नहीं पूछोगे, आप सीधा बोलोगे भाई ये पैक कर दे, वो रेट बिल्कुल नहीं पूछोगे, चाहे 200 हो, 400, 500, भाई तो पैक कर, दिमाग मत खराब कर, जल्दी पैक कर, आप ऐसा बोलोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मेरे को लैंग्वेज को समझिए मेरी। आप जब मार्केट में बिना चीज़ें पूछे तरलता बढ़ा रहे हो, अथाह पैसा खर्च कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि मार्केट में जो चीज़ें वस्तुएं हैं, आप मिठाई, उसकी क्या बोलते हैं, उपलब्धता कम हो जाएगी। जब वो वस्तु कमी हो जाएगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, जब मांग बढ़ेगी तो क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई। यही कहा जाता है तरलता मतलब कैश पैसे को गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती है। इसी को ही आरबीआई इस तरह मौद्रिक नीति बनाता है और इनको जो तरलता है उसके प्रवाह को रोकता है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या क्या पैसे छाप दिए जो अपना घाटा पूरा करने के लिए, घाटा पूरा करने पैसे छाप दिए, पैसा कहीं ना कहीं मार्केट में तो आएगा ना, तरलता बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ी तो क्या हुआ, मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या होता है, नुकसान होता था। तो अब क्या है, अब वर्तमान में क्या होता है कि गवर्नमेंट का अगर जो घाटा होता है ना, उसके बदले क्या करता है, वो प्रतिभूति जारी करता है। प्रतिभूतियां मतलब आरबीआई के जरिए, अपने मान के चलिए, प्रतिभूतियां एक तरह के, एक खाली पत्र होता है, एक कागज का टुकड़ा होता है जिसमें अमाउंट लिखा होता है, मान लीजिए 5,000 रुपये लिखा हुआ है कि 5,000 रुपये प्रतिभूति जारी करिए, कि आप गवर्नमेंट को 5,000 रुपये दीजिए, मतलब आरबीआई या किसी के जरिए वो जारी करता है। तो वो 5,000 रुपये आप दीजिए और इतने समय बाद आप इतना पैसा, आपको 5,000 या 500 रुपये इतने समय बाद, 1 साल बाद तब मिल जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो वो गवर्नमेंट की पैसा तो गवर्नमेंट के पास आया ना, तो वो गवर्नमेंट की अल्पकालीन आवश्यकता को पूरी करता है। तो दो तरीके हो गए, गवर्नमेंट को पैसा भी पूरा हो गया और दूसरा क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का जो मुद्रा छापने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो अभी वर्तमान में एडहॉक ट्रेजरी बिल का स्थान जो ले लिया है, इसको बोलते हैं अर्थोपाय अग्रिम, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज मॉनेटरी पॉलिसी और माफ कीजिएगा राजकोषीय नीति और कर संरचना आदि प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ जो मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने का प्रयास किया उसमें कामयाब रहूँगा और आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।